यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका सब्सिडरी हिंदी सब्सिडरी है अर्थात अनिवार्य भाषा हिंदी है, तो उन सभी लोगों के लिए है, चाहे वो साइंस वाले बच्चे हो या फिर आर्ट्स वाले बच्चे हो या फिर कॉमर्स वाले बच्चे हो, उन सभी के लिए यह वीडियो है। यह वीडियो लेक्चर 7 है। इससे पहले लेक्चर 6 तक आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट के आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। और इसका PDF भी आप लोगों को बताया जाएगा कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए लेक्चर 7 शुरू करते हैं। यह वीडियो मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पार्ट 2 में जो पढ़ते हैं और जिनका सब्सिडरी हिंदी है अर्थात अनिवार्य भाषा हिंदी है, उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं। उत्तम रक्षा क्या है? तो राष्ट्रों के बीच परस्पर स्नेह ही उत्तम रक्षा है। उत्तम रक्षा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रों के बीच परस्पर स्नेह ही उत्तम रक्षा है। एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच जो स्नेह की भावना होती है उसे ही उत्तम रक्षा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व और पश्चिम में हमारा सरहद किस देश से जुड़ा है? तो पूर्व में हमारा सरहद बांग्लादेश से और पश्चिम में हमारा सरहद पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसमें आंसर गलत दिया गया था, उल्टा पुल्टा दिया गया था। पूर्व में लिखा था पाकिस्तान और पश्चिम में बांग्लादेश, जबकि आपको पता है भारत के नक्शे के अनुसार, भारत का नक्शा देख लीजिए, कुछ इस प्रकार सा रहता है। थोड़ा इसमें एडजस्ट नहीं हो पाया इस प्रकार का। और आपको पता है कि मैप के अनुसार नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ इधर होता है, ईस्ट आप लोगों के दाएं साइड होता है और वेस्ट इधर होता है। तो उस हिसाब से ईस्ट इधर हुआ, ईस्ट अगर इधर हुआ तो इधर ही पता है कि आपको बांग्लादेश है, और पाकिस्तान आपको पता है इधर है, तो पाकिस्तान वेस्ट में हो जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर दिया गया। पूर्व में हमारी सरहद बांग्लादेश और पश्चिम में पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जो कि आपको सही करके हमने लिखा है, तो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व में भारतीय जहाज तिजारत के साथ साथ और कौन कौन सा काम करने का माध्यम था? तो पूर्व में भारतीय जहाज तिजारत के साथ साथ भारत के किनारों की रक्षा करने तथा भारतीय संस्कृति को फैलाने का कार्य करने का माध्यम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा किनकी मदद से हिंदुस्तान आया था? तो वास्को डी गामा अफ्रीका के दक्षिण में आने वाले भारतीय खलासी की मदद से हिंदुस्तान आया था। अफ्रीका में एक भारत से ही व्यापारी गए थे, वो खलासी थे, तो उसी की मदद से वास्को डी गामा भारत आया था। तो वो सबसे पहले कहाँ पर आए थे? तो कालीकट बंदरगाह पर आए थे, जो कि केरल में है। और केरल के राजा जमोरिन उस समय थे, और जमोरिन के शासनकाल में ही वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। और वास्को डी गामा को ही भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो आप लोगों को अतिरिक्त क्वेश्चन भी बताया जा रहा है, आप लोग इसको नोट करके रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? तो ये जो है समाज और धर्म, जो आप लोगों का निबंध है उससे लिया गया है ये लाइन। मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ मोक्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की आशा किसे कहा गया है? तो देश की आशा किसान को कहा गया है। आपके बुक के अनुसार इसका आंसर किसान होना चाहिए कि देश की आशा किसे कहा गया है? किसान को। लेकिन देश की आशा वहाँ धरती को कहा गया है। तो धरती भी चल सकता है, अगर ये भी चल सकता है, लेकिन सबसे पहले आप अगर किसान ऑप्शन में दिए रहेगा तो आप लोग को किसान मारना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान के जीवन की कुंजी क्या है? तो भारतीय किसान के जीवन की कुंजी आत्मनिर्भरता है। आप लोगों को पता ही है कि किसान ही एक है जो खुद फसल बोता है और खुद ही काटता है, खुद आत्मनिर्भर है। जबकि और सब जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो नौकरी अधिकतर करते हैं, तो अर्थात नौकर के समान रहते हैं। तो किसान ही है जो आत्मनिर्भर बनते हैं। वैसे पढ़ाई करने वाले भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे होते हैं। तो भारतीय किसान जीवन की कुंजी का क्या है? तो भारतीय किसान के जीवन की कुंजी आत्मनिर्भरता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती का स्वास्थ्य संतुलन किस पर निर्भर है? तो धरती का स्वास्थ्य संतुलन खाद पानी पर निर्भर है। खाद पानी देंगे तभी तो पेड़ पौधा उगते रहेगा। जब पेड़ पौधा उगते रहेंगे तो खाद पानी देना जरूरी है। इसलिए शाहजहाँ की मलका का क्या नाम था? तो शाहजहाँ की मलका का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इसलिए पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। और ये लाइन लिया गया आप लोगों का ताजमहल शीर्षक निबंध से लिया गया है। और अर्जुमंद बानो बेगम का दूसरा नाम मुमताज महल था। क्या था? मुमताज महल। शाहजहाँ की मलका का क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम या फिर मुमताज महल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जिस राष्ट्र ने अपनी भाषा का अनादर किया है उस राष्ट्र के लोग अपनी राष्ट्रीयता को खो बैठे हैं। तो यह कथन किनका है? तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फिर से कहा जा रहा है राष्ट्रीयता, भाषा का यूज किया गया। तो भाषा का मैंने कल ही आपको लोगों को बताया था यूज करेगा।
तो इसका मतलब होगा हिंदी भाषा का तो महात्मा गांधी होगा इसका आंसर। क्या होगा? महात्मा गांधी का। तो यह कथन किसका है कि जिस राष्ट्र ने अपनी भाषा का अनादर किया है उस राष्ट्र के लोग अपनी राष्ट्रीयता को खो बैठे हैं। किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनोबा भावे के संदर्भ में कौन सा कथन औसत्य है? यहाँ देख लीजिए फिर से एक बार आंसर। क्वेश्चन औसत्य का बात कर रहा है, तो आप चलिए देखते हैं। विनोबा मूलतः मराठी भाषी थे, ये बिल्कुल सत्य वचन है। सर्वोदय का पहला प्रयोग विनोबा भावे ने किया था, ये गलत है। इसका आंसर मतलब खो का आंसर आप लोगों का द होगा इस असत्य के अनुसार, क्योंकि सर्वोदय का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा के बचपन का नाम विनायक भावे था, बिल्कुल सही है, मतलब कि ये सही बात है, सही बात है। विनोबा का जन्म गागोदा ग्राम में हुआ था, ये भी सही बात है। तो अगर औसत्य पूछ रहा है तो इसका औसत्य के अनुसार इसका आंसर द हो जाएगा, क्योंकि सर्वोदय का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। और अगर औसत्य नहीं रहता तो फिर इसका आंसर हो जाता 1, 3 और 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी आत्मकथा पर नागरिक प्रचारिणी सभा को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मंगला प्रसाद पारितोषिक। ये इनको सम्मान प्राप्त हुआ था। कौन सा सम्मान? मंगला प्रसाद पारितोषिक। आप लोग गांव का जीवन पढ़ेंगे कहानी, तो उसमें पूरा डिटेल दिया गया है। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी दी गई है, तो उसी में बताया गया उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से नवाजा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज संशोधन लेख किनकी रचना है? तो समाज संशोधन डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। किसकी रचना है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा का अभिनव क्षेत्र शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार काका कालेलकर जी हैं, ये कई बार आप लोगों को बता दिया गया है। अहिंसा का अभिनव क्षेत्र शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? काका कालेलकर। और अहिंसा का अभिनव क्षेत्र कौन सा विधा है? तो निबंध विधा है। और आप लोगों को पता ही है कि जितने भी आपके बुक में कहानी दिए गए हैं सारे निबंध से रिलेटेड है, निबंध उनके विधा हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक है, किनका कथन है? फिर से आ गया एक कथन, हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यकर है, यह किनका कथन है? तो यह कथन जो है काका कालेलकर का है। किनका कथन है? तो काका कालेलकर का। आप इसे वेरीफाई करके रख ले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांस है। 4 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काका कालेलकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर संपूर्णानंद की है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है समाज और धर्म, जो कि आपके पुस्तक में आप लोगों को पता ही है कि समाज और धर्म के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक का प्रयोग किस पाठ में हुआ है? राज्य सत्वे अस्तवे व विशेषो नोपलक्ष्ये कृषि वल विनाशे तुजा पाते जगतो विपत। तो देख लीजिए इसका अर्थ क्या होता है। राजा एक रहे या दूसरा आ जाए विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसान का नाश हुआ तो जग प्रलय समझनी चाहिए। समझे? राजा एक रहे या दूसरा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसान का नाश हुआ तो जग प्रलय समझनी चाहिए, जग में प्रलय आ जाएगी। तो यह कथन किससे लिया गया है? तो यह कथन जो है आप लोगों का धरती शीर्षक से लिया गया है। किससे लिया गया है? धरती शीर्षक से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, गांधी ने यह संदेश कब और किस माध्यम से दिया? तो यह सबसे लास्ट में दिया गया है। इसके बाद तो यह जो है गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को BBC लंदन के माध्यम से दिया था। कब दिया था? तो 15 अगस्त 1947 को BBC लंदन के माध्यम से। आप लोगों को पता ही है कि सबसे, जब आप कहानी पढ़ेंगे सबसे लास्ट में ये लाइन लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा कब दिया था? नारा कब दिया था? तो नारा दिया था 1919 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन शुरू कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का नारा कब दिया था? तो 1919 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोअंस्वर सन नो अस्तु द्विपदे सन चतुष्पदे ऋषियों का यह कथन किस पाठ में उल्लेखित है? तो यह कथन जो है सर्वोदय से क्या समझे आप पढ़ेंगे तो उसी में ऋषियों के बारे में वर्णन किया गया है। सन नो अस्तु द्विपदे सन चतुष्पदे ऋषियों का यह कथन दिया गया है किसमें? सर्वोदय से क्या समझे में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 1926 ईस्वी में नागपुर के हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? कब? तो 1926 ईस्वी में। आप लोग इस डेट को भी याद रखेंगे, आपसे उल्टा भी आंसर से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि
हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष, पहले आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ तब आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये मिला था काका कालेलकर को। 1926 ईस्वी में नागपुर के हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो काका कालेलकर को। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, काका कालेलकर को हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो कब चुना गया था? तो 1926 में। किसे चुना गया था? तो काका कालेलकर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसाती, दधिकादो, ताल उठाना, पहलाम, इन पदों का प्रयोग किस पाठ में हुआ है? तो आप लोगों को पता है कि दधिकादो का जो होता है वो कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड ये त्यौहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गांव का जीवन। विसाती दधिकादो किससे लिया गया है? तो गांव का जीवन कहाँ शीर्षक से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और गांव का जीवन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपने बिहार के ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटलू सत्यनारायण का संबंध किस प्रांत से है? तो मोटलू सत्यनारायण का संबंध जो है आंध्र प्रदेश राज्य से है। किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटलू सत्यनारायण कब से कब तक दक्षिण प्रचार सभा के प्रधानमंत्री रहे? ये अंदर से पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका भी जवाब आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आप लोगों का 1938 से 1968 ईस्वी तक। मोटलू सत्यनारायण कब से कब तक दक्षिण प्रचार सभा के प्रधानमंत्री रहे? तो 1938 से 1968 ईस्वी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अंगीकार किया गया? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। और आप लोगों को पता ही है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अपने इंडिया में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और कब से इसे अंगीकार किया गया था संविधान में? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, हो ही गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो भाषा का उल्लेख जो है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। और हिंदी को कब अपनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है संविधान के किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। और कुल संविधान के अनुसार 22 भाषा को दर्जा प्राप्त है। कितने भाषा को? तो 22 भाषा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग 1955 में कितने सदस्य थे? तो उस समय जो है टोटल 21 सदस्य थे 1955 में राजभाषा आयोग के। कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे। और अगर 20 सदस्य भी रहेगा तो आप लोग 20 सदस्य मार सकते हैं, लेकिन इसमें 20 ऑप्शन में नहीं था तो 20 नहीं, लेकिन 20 भी आप मार सकते हैं। 20-21 दिया रहता है तो 20 भी मार सकते हैं अगर 21 ऑप्शन नहीं रहा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ब्राह्मी लिपि के कारण देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी भाषा के अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 हैं। कितने अंतस्थ व्यंजन हैं? तो अंतस्थ व्यंजन 4 है। और अंतस्थ व्यंजन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 33 व्यंजन। आप लोगों को पता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। ये सारा लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे वेरीफाई करके नोट कर ले। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ये जो मैंने रेड से लिखा है। तो अब देखते हैं क्या है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। 33 व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। और पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है? उष्ण व्यंजन। तीसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। उष्ण व्यंजन कितने हैं? तो 4 है। और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। तो 25 4 29, 29 4 33। तो पूरी क्या 33 व्यंजन हिंदी वर्णमाला के। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन में कितने हैं? तो 25 है। उष्ण व्यंजन में कितने हैं? 4। और अंतस्थ व्यंजन में कितने हैं? तो 4। तो आपसे कौन पूछा गया था नीचे? तो अंतस्थ व्यंजन। देख लीजिए अंतस्थ व्यंजन दिया गया है, तो अंतस्थ व्यंजन का 4 हो जाएगा आंसर। हिंदी भाषा में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं ऐसी कला और साहित्य चाहता हूं जो लाखों से बोल सके। कथन किनका है? तो यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। किनका यह कथन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह कथन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी जी का नहीं है? देख लीजिए यहाँ उल्टा कर दिया, मतलब नहीं बोल रहा, मतलब 3 गांधी जी के हैं इसमें और 1 नहीं है। तो आप चलिए देखते हैं कौन आंसर होगा। ओके, तो देखते हैं
क्या है, अंग्रेजी में व्यामोह से पिंड चुराना स्वराज का एक अनिवार्य अंग है, गांधी जी का यही कथन। ये तो नहीं है। अब दूसरा, हमारे जीवन की सभी प्रवृत्तियां का भाषा के साथ गहरा संबंध रहता है, तो भाषा आ गया, तो ये गांधी जी का है। मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है, तो ये भी है, मातृभाषा आ गया। जिस राष्ट्र ने अपनी राष्ट्रभाषा का अनादर किया वे अपनी राष्ट्रता खो बैठे हैं, राष्ट्रभाषा या फिर गांधी जी का। मतलब ये तीनों गांधी जी ने कहा है, कथन है गांधी जी के। लेकिन ये जो पहला है, अंग्रेजी के व्योमों से पिंड चुराना स्वराज का एक अनिवार्य अंग है, ये गांधी जी का कथन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसका आंसर क्वेश्चन अगर नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा उस अनुसार से 1, अगर नहीं रहता तो फिर उस अनुसार से इसका आंसर 2, 3 और 4 हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे न सुखी न संतु ऋषियों के इस कथन का उल्लेख किस पाठ में हुआ। देखिए फिर से ऋषि का वर्णन आ गया है, तो फिर आ जाएगा इसका आंसर सर्वोदय से क्या समझे। किस पाठ से लिया गया है, तो सर्वोदय से क्या समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कुलाबा जिले से निम्नलिखित में से किसका संबंध है। तो महाराष्ट्र के कुलाबा जिले से जो है वो विनोबा भावे का संबंध है। किसका संबंध है, तो विनोबा भावे का संबंध है। महाराष्ट्र के कुलाबा ग्राम में इन्हीं का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ सबकी फिक्र की जाती है, जहाँ ऊंच नीच भाव नहीं होता, ऐसा देश दुनिया में शायद ही कोई होगा, किस पाठ का अंश है। तो ये पाठ के बीच से ये लाइन ली गई है, तो ये जो है आप लोगों का सर्वोदय से क्या समझे पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, तो सर्वोदय से क्या समझे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी यूरोप यात्रा किनकी रचना है। तो मेरी यूरोप यात्रा जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। किनकी रचना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, किनका कथन। देख लीजिए ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, आप लोग इसे वेरीफाई करके रख ले, ये क्वेश्चन आने के आप लोगों के चांस ज़्यादा है। तो ये काका कालेलकर की रचना है, जस्ट आप लोगों को बताया था, और ये 1938 ईस्वी में। आप देख लीजिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अधिवेशन में भाषण के दौरान इन्होंने कहा था। कब कहा था, तो 1938 ईस्वी में काका कालेलकर ने कहा था, हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अधिवेशन के भाषण में उन्होंने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना नहीं है। देख लीजिए ये क्या है, नहीं का प्रयोग किया गया है, मतलब इनका 3 रचना है और 1 रचना नहीं है। तो चलिए देखते हैं, व्यक्ति और राज इनकी रचना है। दूसरा क्या है, आर्यों के आदि देश, ये भी रचना है। तीसरा भाषा की शक्ति, ये भी रचना है इनकी। लोकमाता, ये रचना इनकी नहीं है। लोकमाता डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना नहीं है, तो इसके नहीं के अनुसार इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना कौन कौन से है, तो 1 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है, जबकि लोकमाता डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा का अभिनव क्षेत्र में चिन्हित अंश कैसा व्याकरणिक पद है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सर्वनाम। अहिंसा का अभिनव क्षेत्र चिन्हित अंश कैसा व्याकरणिक पद है, तो सर्वनाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो राजभाषा आयोग का गठन आप लोगों का 1955 ईस्वी में हुआ था। अभी जस्ट बताया ऊपर मैंने, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में बीजी खेर अध्यक्ष थे उस समय, उसी समय राजभाषा आयोग का गठन हुआ। तो आप लोग इसे भी याद कर लेंगे, और ये क्वेश्चन भी आप लोग वेरीफाई करके रख लेंगे, ये क्वेश्चन आने के आप लोगों के चांस ज़्यादा हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। फिर से देख लीजिए, असत्य कर रहा है, मतलब 3 कथन इसमें सत्य है, 1 कथन असत्य है। तो इसका आंसर आप पढ़ते हैं ऑप्शन, वह राष्ट्र में बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाती है। तो यह तो बिल्कुल सत्य कथन है। उसका अपने देश या क्षेत्र से बाहर भी व्यापक विस्तार हो, ये भी सत्य कथन है। उसकी व्याकरण संरचना सरल, सुबोध और वैज्ञानिक हो, ये भी सत्य कथन है। उसकी लिपि पूर्ण और वैज्ञानिक हो, ये मतलब आप लोगों को एक क्वेश्चन के अनुसार कथन असत्य है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4। उसकी लिपिपूर्ण और वैज्ञानिक है। अगर असत्य नहीं रहता तो उस अनुसार से इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख संविधान के किस धारा में है। तो संविधान के ये 343 धारा में। ये क्वेश्चन आप वेरीफाई करके लिख रहे, ये फिक्स है कि आने वाला है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आप लोग एकदम तैयारी कर लें राजभाषा से। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख संविधान की किस धारा में है, तो धारा 343 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। तो जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। क्या कौन सा भाषा कहते हैं, तो लक्ष्य भाषा।
और आप लोगों को बता दूं एक बात, आप लोगों को इसका PDF जो है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो 28 अप्रैल 2022 को आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा हिंदी का सब्सिडरी का। ये लेक्चर आप लोगों का साथ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप लोगों को दे दिया गया इसका PDF। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है। तो कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है, इनमें से होगा परिपत्र। कौन होगा? परिपत्र। और ये सब कार्यालय पत्र का प्रकार है। देख लीजिए, नहीं था तब परिपत्र होगा, और है बोलेगा तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। अनुस्मारक, कार्यालय, आदेश, परिचय एवं साक्ष्यपत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक पत्र के लिए कौन सा लेखन क्रम सही है? तो सामाजिक क्रम के लिए इसमें जो है देखते हैं, संबोधन, ये सही है, संबोधन, अभिनिवेदन, अभिवादन। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। सामाजिक पत्र के लिए कौन सा लेखन क्रम सही है? तो संबोधन, अभिनिवेदन और अभिवादन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि के मूल प्रमाण पत्र पर किस पदाधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं? तो अभी आप लोग स्नातक कर रहे हैं, स्नातक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके 2 या 3 साल के बाद आप लोगों को मूल प्रमाण पत्र एक दिया जाता था, और आप लोग जो 12 कर चुके हैं आप लोगों का मूल प्रमाण पत्र आ गया होगा। आप लोग अपने कॉलेज से जाके ले सकते हैं, जिस कॉलेज से आप लोग पास किए हैं तो उस कॉलेज में जाकर आप अपना 12 का मूल प्रमाण पत्र ले ले। जॉब में आप लोगों को बहुत काम आते हैं। और 10 के भी आप लोगों के मूल प्रमाण पत्र आ गए होंगे, वो तो कब के आ गए होंगे, तो आप लोग 10 के भी जाके अपने मूल प्रमाण पत्र जरूर ले आए। और 12 के भी आ गए हैं, तो कब के आ गए हैं आप लोग जाके ले सकते हैं। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लगभग 1 से 2 साल के बाद फिर मूल प्रमाण पत्र आपका ये मिलेगा। तो इस पर पूछ रहा है कि मूल प्रमाण पत्र पर किस पदाधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, और वो भी इसमें पूछ रहा है स्नातक या स्नातकोत्तर, अर्थात PG या UG जो आप करते हैं उस पर। तो उस अनुसार से इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा कुलपति। क्या हो जाएगा आंसर? कुलपति। मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी कुलपति है, आप लोगों को पता है कि प्रोफेसर श्यामा राय, तो कुलपति का उसमें सिग्नेचर रहेगा। मान लीजिए अगर कुलपति अपने श्यामा राय ही रहे मुंगेर यूनिवर्सिटी की, तो जब भी आप लोग यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे तो आप लोगों के स्नातक के मूल प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर किसका रहेगा? तो श्यामा राय का सिग्नेचर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्थान में आपका नामांकन कब वैध हो जाता है? तो जब नामांकन ले लेंगे तो हमारा नामांकन जो है वो वैध हो जाता है। क्या हो जाता है? नामांकन लेने पर नामांकन वैध हो जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र सबसे व्यापक होता है? तो सबसे व्यापक क्षेत्र होता है मशीनी भाषा का। किस भाषा का? तो मशीनी भाषा का, अर्थात कंप्यूटर से जो ठप 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 टाइपिंग करते हैं तो उस भाषा का व्यापक क्षेत्र होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी है? तो देवनागरी लिपि की भाषा कौन है? मराठी है। कौन है? मराठी है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? सर्वनाम के वैसे भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि सर्वनाम पदों की संख्या कितनी होती है। पद की संख्या इसमें पूछ रहा है, तो सर्वनाम पद की संख्या होती है 11। कितनी होती है सर्वनाम पद की संख्या? 11। सर्वनाम पद की संख्या कितनी होती है? तो 11। और देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 11 कौन कौन होते हैं? तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस तरह से ये होते हैं। और ऐसे तो आप लोगों को बता ही दिया कितने भेद होते हैं, भेद 6 होते हैं, लेकिन पद की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, 11 पूरी क्या, देख लीजिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, टोटल 11 पूरे गए। तो आप लोगों के आज 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब नेक्स्ट डे फिर आप लोगों के 50 क्वेश्चन के सीरीज आएंगे। ये लेक्चर 7 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे लेक्चर 8 आएगा। और भी सब्जेक्ट के वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के फ्रेंड को, बहुत सारे फ्रेंड को नहीं पता है कि ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है, तो वो लोग जितने जल्दी जुड़ेंगे तो आप लोगों के लिए उतने जल्दी और जल्दी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी जल्दी से जुड़े और वीडियो का लाभ उठाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।